नमस्कार सभी को। उपस्थित हूँ मैं अमीरन उपन्यास का 12वां भाग लेकर। सुनिएगा। गंगाराम बोला, मैं तो जा ही नहीं रहा था, लेकिन कान्हू जी पीछे पड़ गए। मैंने अमीरन से साफ साफ बता दिया कि हमारे ठाकुर साहब को ये पसंद नहीं था कि पांडे तुम्हें तालीम दें। इस पर वह क्या बोली? शिवाधार व्यग्र हो उठे। मुझसे तो कुछ नहीं कहा, कान्हू जी से ही बातें करती रही। मैं ज़्यादा कुछ नहीं समझ सका। हमारे लिए कुछ कहलवाया उसने? कुछ नहीं, वही दोनों कानाफूसी करते रहे। कान्हू से इतनी दोस्ती कैसे हो गई? वे उसके यहाँ आते जाते रहते हैं, उसका हाल चाल लेते रहते हैं, और आप तो कभी जाते नहीं। भड़ुए कहेंगे। मैं रंडी के घर जाऊंगा? रंडी चलकर खुद यहाँ आएगी। कान्हू टुकाची है जो उसके यहाँ लपर लपर करने पहुँच जाता है। रईस आदमी का ये काम थोड़े ही है कि रंडी आकर खुद उसके कदम चूमेगी। रंडी तो पैसे की भूखी होती है। कान्हू 30 बार जाले वहाँ, अमीरन की नथुनिया तो मैं ही उतारूंगा। शिवाधार के चेहरे पर दर्प का भाव साफ झलक रहा था। मालिक अपना माल एक बार देख तो लेते। पतली कमर लचकाकर जब वह छम्मक छल्लों सी चलती है तो लोगों का ईमान टिक जाता है। कुंदन सी देह से निकलती चंदन की खुशबू राम कसम मस्त बना देगी आपको। उसके यौवन का उठान जब आप देखेंगे तो अपने को रोक नहीं पाएंगे। वह गोरी गोरी बाहें, नाजुक नाजुक उंगलियां, सुराही सी घुमावदार गर्दन, गुलाब के फूल सा खिला चेहरा। अरे गंगाराम, तुम अमीरन के रूप का बार बार वर्णन मेरे चित्त को अधीर क्यों बना रहा है? जोहरा ने वैशाख तक का समय ले रखा है, उसी के इंतज़ार में हूँ। लगता है तू जल्दी करा देगा। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि बुलबुल कहीं हाथ से निकल न जाए। कान्हू जी बड़ा शातिर छैला है, वह भी अमीरन को फंसाने के लिए अपना जाल फेंकता रहता है। हमें तो वह फंसती भी नजर आती है। ऐसा नहीं हो सकता। शिवाधार के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। सुना तो मैंने भी है कि कान्हू भी उस पर अपनी जान छिड़कता है, लेकिन रंडियों की चाल तुम नहीं जानते। ये सबको फंसाए रहती है, लेकिन हमारे सामने हमारी और तुम्हारे सामने तुम्हारी। वैसे है किसी की नहीं, ये बस उसी की हैं जिसके पास लुटाने के लिए पैसा है। इनके नाज नखरे, इनके चोचले, इनकी चालें तुम क्या जानो? मैं जानता हूँ, इसलिए एडवांस में ही जोहरा को दोहरी दे दी है। अमीरन को नथुनिया पहना रखी है। फसल जैसे ही पकेगी दोहरी का लॉक कटवा कर जोहरा के दरवाजे डलवा दूंगा। तो फिर जाएगी कहाँ? कीमत लेगी तो माल क्यों नहीं देगी? इतनी ज़रूरत भी नहीं है, इतनी ज़बरदस्त भी नहीं है कि हमारी दुश्मनी झेल सके। रातों रात उठवा लूँगा, ज़्यादा बनेगी तो। मालिक हुक्म करो तो मैं पीठ पर लाद कर ले आऊँगा। उस नर्म नाजुक शरीर में कितनी दम। आगे आप संभाल लेना। अच्छा ऐसा करो, जोहरा को आज शाम बुला लाना। बात किए ले रहे हैं, होली का भी तो कार्यक्रम बनाना है। अरवल चौकी का पुलिस स्टाफ भी इस साल कुछ देर के लिए आएगा। दरोगा बहादुर सिंह को मैंने पहले से ही निमंत्रित कर रखा है। ये भी देखें कि खैरपुर में कैसे कैसे माल मौजूद हैं। इधर गंगाराम और कान्हू जी के जाते ही अमीरन गुमसुम सी होकर लेट गई। जोहरा भी मोड़े पर उसके निकट आकर बैठ गई और मौका ताड़कर आहिस्ता से बोली, क्या बेटी, कुछ तबीयत खराब है? नहीं तो यूं ही लेट गई। थोड़ा रियाज कर लेती, फागुन चल रहे हैं, कुछ ही दिनों बाद सहलगें शुरू हो जाएंगी। घड़ी आज की प्यारी प्यारी मुबारक। रवा हो गई कि नहीं? अमीरन ननका कर बोली, कर लूँगी, अभी मुझे चुपचाप रहने दो। मेरा मन करेगा तब रियाज कर लूँगी। क्या हुआ तेरे मन को? जोहरा की भौएं गुस्से से कमान हो गई, आंखों के डोरे सुर्ख हो गए। तुम्हें ये कान्हू बर्बाद करके रख देगा। बस तुम्हें भड़का देता है और तुम उसकी बातों में आ जाती हो। सुनकर अमीरन उठ बैठी। उसके शरीर की नसें झंझना उठी। गुस्से की गर्माहट से उसका ताप कुछ बढ़ गया, जिससे उसकी सांस फुंकार में बदल गई। बोली, कान्हू ने क्या किया? उन्होंने तो अपनी सफाई दी। उस्ताद चले भी गए तो कौन सी आफत टूट पड़ी? उस्ताद क्या सिखाते थे तुम्हें? मैं तो देखती थी ज़्यादातर गप ही मारा करते थे। अम्मी की बात सुनकर अमीरन को फिर आघात लगा। उसे अपने उस्ताद पर कोई भी कटाक्ष असहनीय था। वह तिलमिलाकर बोली, अम्मी, उस्ताद के विरुद्ध मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। वे सदैव हमारे कल्याण की बातें हमें सिखाते हैं। वे लोक व्यवहार की, ज्ञान विज्ञान की, जीवनोपयोगी बातें बताते हैं। वे औरतों को रंडी नहीं, रंडी को औरत बनाने की कला जानते हैं। वे बदरस प्रिय नहीं थे। वह तो मैं ही अपनी शंकाएं उठाकर उनके पास जाकर समाधान पूछती थी।
वे हमारे उस्ताद नहीं गुरु थे और गुरु की निंदा सुनना पाप है। अमीरन को व्यथित देखकर जोहरा भी सावधान हो गई। सोचा मैं ऐसी बात क्यों करूं जिससे इसका दिल दुखे। अतः शब्दों का मरहम लगाकर बोली, देख बेटी, मैं तेरे गुरु की बुराई नहीं कर रही। मैं तो ये कह रही थी कि गुरु जी चले गए तब भी कोई बात नहीं, मैं तुझे सिखाऊंगी। मैंने ज़िंदगी भर भार नहीं झोंका है। अगर तुम कहोगी तो तुम्हारा उस्ताद बुलवा दूंगी। अम्मी, बात उस्ताद के जाने की नहीं है। अमीरन के आवेश में कमी नहीं थी। बात यह है कि किसी को क्या हक है उन्हें भगाने का। यदि था तो कानू जी अथवा उनके पिताजी को, जिनके यहाँ उस्ताद ठहरे थे और खाते पीते थे। और ऐसा कौन है जो हमारे जीवन का नियंता बनना चाहता है? ईश्वर के अतिरिक्त और किसे ये अधिकार प्राप्त है? होगा कोई जमींदार, होगा कोई पैसे वाला, कोई कुलीन। जिस ईश्वर ने उसे पैदा किया है उसी ने हमें पैदा किया है। फिर कौन ऊंचा कौन नीचा? जमींदार लोग अपने धन वैभव के बल पर अपनी हुकूमत बलात् लादना चाहते हैं, सो कभी भी संभव नहीं है। प्रेम से हमें गुलाम बनाया जा सकता है, रौब से नहीं। अमीरन की ऐसी बातें सुनकर जोहरा सहम गई। ऐसी बातें उसके दिमाग में भरी किसने? थोड़ा पढ़ लिख गई, नेता बन गई। जोहरा आहिस्ता से बोली, बेटी, छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करते। तुम्हें तो मजदूरी करके ही पेट भरना है। मजदूर की भी इज्जत होती है अम्मी, उसका भी स्वाभिमान होता है, उसके हृदय में भी संवेदनशीलता होती है। मान अपमान को वह भी बखूबी जानता है। बेइज्जती से वह भी तिलमिला उठता है। न लाट न गवर्नर, देश का भाग्य विधाता तो श्रमिक होता है। खूब पसीना बहाकर वह उत्पादन करता है, उसी पर पैसे वाले ऐश करते हैं। यहाँ श्रम का सही मूल्य जब तक नहीं आंका जाएगा, मजदूरों को बेहतर ढंग से जीने का जब तक अवसर नहीं दिया जाएगा, जब तक समाज में सम्मानजनक ढंग से उन्हें रहने की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक समाज में, देश में सुस्थिरता की स्थिति नहीं बनेगी। अम्मी, मैंने तो इतिहास में पढ़ा है कि फ्रांस में मजदूर संगठित हुए तो लुई का तख्ता पलट गया। रूस की क्रांति में भी मजदूरों की भूमिका प्रमुख रही। यहाँ मजदूरों ने जारशाही का अंत कर दिया। संगठन में शक्ति होती है। शक्ति पैसे की गुलाम नहीं होती, पैसा शक्ति का गुलाम होता है। संगठन में शक्ति का प्रमाण सामने है। जब तक भारतीय असंगठित रहे, पहले मुस्लिमों के और बाद में अंग्रेजों के गुलाम रहे, किंतु गांधी जी के नेतृत्व में अब देश की जनता संगठित हुई, इसीलिए अंग्रेजी सत्ता डगमगाने लगी है। देख लेना, अंग्रेजी सरकार के भी दिन लगने वाले हैं। शीघ्र ही भारत स्वतंत्र हो जाएगा। अरे चुप कर, जाने क्या क्या अनाप शनाप बके जा रही है। भारत स्वतंत्र होगा, अंग्रेज चले जाएंगे, ये सब तू कहाँ से सीखती रहती है? काम धंधे की कोई बात नहीं करती। अमीरन बोली, मैं मजदूरी और परिश्रम करने से कभी नहीं हिचकती, लेकिन मजदूरों के कल्याण की भी बात समाज को सोचनी चाहिए। यही खैरपुर में देख लो, पसीना बहाते हैं रामदीन और थम्मन, गुलछर्रे उड़ाते हैं सुघर सिंह, राम बहादुर, गजराज सिंह और शिवाधार सिंह। कोई इनसे पूछे कभी इन्होंने हल्की मुठिया तक पकड़ी है? श्रम के नाम पर किसी खेत के कोने गोड़ते हुए एक कसी तक चलाई है? तू शिवाधार के पीछे क्यों पड़ी है? उन्होंने तेरा क्या बुरा किया? जोहरा फिर झल्लाई। शिवाधार मेरे पीछे काहे को पड़े हैं? मुझे पहनने के लिए नथुनिया क्यों भेजी? जानवर समझकर मेरी देह का सौदा क्यों किया? क्यों मेरे गुरु को भगा दिया? जोहरा ने फिर स्वयं को संयत करने का प्रयास किया। उसने सोचा उग्रता से बात करने पर अमीरन और ज़्यादा उखड़ेगी, क्योंकि ये ज़्यादा भावुक है और स्वाभिमानी भी। इसलिए अत्यंत शांत स्वर में जोहरा ने समझाते हुए कहा, मेरी बच्ची, अपना नज़रिया बदल। समाज को मजदूर और मालिक में बांट कर मत देख। पैसे वाले बुरे हैं तो मजदूर भी कहाँ के दूध के धुले हैं। मैं कानपुर में थोड़े दिन रही हूँ। वहाँ अनावश्यक हड़ताल करके मजदूरों ने अच्छे खासे चल रहे कारखानों को बंद कर दिया। कुछ मजदूर नेताओं का तो काम ही नेतागिरी करना, हड़ताल करना, तोड़ फोड़ करना, मालिकों को गालियाँ देना। बे मिल मालिकों की मजबूरियाँ न सुनते हैं न समझते हैं। खैर छोड़ो, हम लोगों की समस्या अलग है। जिन्हें मालिक मानकर तुम निंदा करती हो, उनमें से कुछ उदार भी होते हैं। इन लोगों के पास जो 12 बीघा हम लोगों के पास जो 12 बीघा का खेत है, वह चरण सिंह का दिया हुआ है। ये ना देते तो हम लोग क्या कर लेते? इन लोगों से कुछ पाने के लिए कुछ तो बहाना चाहिए। कुछ लोग हमारे नाच पर खुश होते हैं, कोई हमारे गाने पर और कोई हमारे शरीर को भोग कर इनाम देते हैं। यहाँ नैतिकता का कोई प्रश्न नहीं है। हिंसा बुरी चीज़ है, लेकिन सिंह की हिंसा को अनुचित बताना बेईमानी है। एक काम यदि कहीं नाजायज़ है तो वही दूसरी जगह जायज़।
देश काल परिस्थिति के अनुसार जीवन के मूल्य बदलते रहते हैं। नैतिकता और अनैतिकता का प्रश्न शेष समाज के लिए है, लेकिन हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम पतुरिया हैं। हालांकि पतुरिया कोई खास किस्म की औरत नहीं होती और न ईश्वर ने पतुरिया बनाई है। औरत को तो पतुरिया इस समाज ने बनाया। इस समाज में गरीब भी शामिल है और अमीर भी। हमारी दादी परदादी या उससे पूर्व की औरतें सभ्य समाज की ही सदस्य रही होंगी, लेकिन इस समाज ने उनकी किसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उसे वैश्या बना दिया। अब हम वैश्या हो गए तो हो गए, फिर कमी क्यों रखी जाए। हम वैश्या होकर नैतिकता का पाठ पढ़ें, इससे वैश्या की परिभाषा से बाहर तो नहीं निकल जाएंगे। ये समाज बड़ा क्रूर है, ये कभी कोई रियायत नहीं करता, तो हम क्यों चूकें। विडंबना देखो, समाज ने ही औरत को पतुरिया बनाया और वही समाज उस पतुरिया को हेय बताता है, उसे पतिता कहता है। ऐसे धूर्त समाज से कोई रियायत क्यों, नैतिकता का व्यवहार क्यों। जो समाज घोर अनैतिक दृष्टि से पतुरिया को देखता है, उसके साथ अनैतिक अश्लीलता क्रियाकलाप करने की इच्छा रखता है, तदनुसार अश्लील हरकतें भी करता है, वही समाज स्वयं को भद्र और पतुरिया को अनैतिक मानता है। क्योंकि समाज सशक्त है और पतुरिया असक्त अकेली। इसीलिए तुम कितनी ही सभ्य, शालीन, सदाचारणी और नैतिक क्यों न बन जाओ, रहोगी पतुरिया की पतुरिया। ये वहम निकाल दो मन से, यह कि नैतिकता का आचरण करने से समाज तुम्हें सम्मानजनक दृष्टि से देखेगा। समाज को तो तुम्हें रंडी रूप में देखने में ही मज़ा आता है। शिवाधार को छोड़ो, कान्हू जी को ही ले लो, उसे तो तुम अपना हितैषी मानती हो। क्या है उसमें दम जो तुम्हारा उद्धार कर सके। कान्हू जी का उल्लेख आते ही अमीरन की वाचालता जागृत हो गई। कान्हू जी का पक्ष लेने के लिए वह किसी से भी टकराने की हिम्मत रखती थी। कान्हू का समर्थन करना वह अपना नैतिक कर्तव्य समझती थी। इसीलिए वह जोहरा की ओर मुखातिब हुई और कहने लगी, अम्मी, आज मैंने जाना कि वैश्या होना तुम्हारा भी शौक नहीं है, व्यवसाय नहीं, व्यवस्था है। तुम्हारे मन में भी एक कसक है, एक चोट है। मुझे पर्ण विलासिनी बनाकर तुम समाज के प्रति अपना क्षोभ और आक्रोश व्यक्त करना चाहती हो। मैंने भी अनुभव किया है कि प्रकृति ने जहाँ जिसे पैदा कर दिया उसे वहीं का होकर रहना पड़ा। मछली विहंगमता का आनंद नहीं ले सकती, विहंग नीर की गहराइयों का प्लवन सुख प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कि एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति में सम्मिलित नहीं हो सकता। धोबी भले ही कपड़ा धोना छोड़कर किराने की दुकान करने लगे, लेकिन वह बनिया नहीं, जाति का धोबी ही रहेगा। इस प्रकार समाज में विडंबनाएं तो हैं, लेकिन यह भी सच है कि जिन्होंने संघर्ष किया, तपस्या की, साधना की, त्याग किया, उन्होंने व्यवस्था में बदलाव भी किया। विश्वामित्र ने तपस्या के बल पर राजर्षि से महर्षि की पदवी प्राप्त कर ली। रैदास नीच जाति के होते हुए भी मीरा के गुरु बने। कबीर जुलाहे होकर भी हिंदू मुसलमान दोनों के पूज्य बने। गांधी जी ने सत्य अहिंसा के बल पर देश और समाज की रूपरेखा ही बदल दी। अच्छे कर्म करते रहो, धैर्य बनाए रखो, प्रकृति किसी न किसी दिन उसका पुरस्कार तुम्हें जरूर देगी। मैंने तो ये भी सुना है कि सभी ऋषि जिन्होंने वेद की ऋचाओं की रचना की ब्राह्मण नहीं थे, वरन उनमें से अनेक निम्न कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु तपस्या और सदचिंतन के बल पर ब्रह्मर्षि बन गए। सदाचारपूर्ण जीवन जीना केवल कुलीनों का ही कर्तव्य नहीं है। आज खैरपुर में कांग्रेस की मीटिंग है, इसलिए पूरे गांव में ज़बरदस्त उत्साह है। चारों ओर चहल पहल है। यहाँ काफ़ी लोग कांग्रेस के सदस्य पहले से ही हैं। कान्हू ने अमीरन को भी कांग्रेस का सदस्य बनवा दिया है। अब तक कांग्रेस की ओर से जो भी साहित्य वितरित किया गया, उस सबको अमीरन ने पढ़ रखा है। मीटिंग ज्ञान सिंह के बाग में रखी गई। वहाँ झाड़ू लगाकर दरियाँ बिछा दी गई हैं। बसंत ऋतु का प्रारंभिक चरण होने के कारण बाग की छटा निराली है। अमराई स्वर्ण मंजरियों से मंडित है। मधु पराग लिप्स मधु मक्षिकाओं और भ्रमरा बलियों के अविराम गुंजन के वातावरण में संगीतात्मक रसमयता छलक रही है। नए नए कोपल और किसले से वृक्षों का कलेवर अलंकृत हो गया है। कलित कुस्मित लैलही कोमल लता बल्लरियों से गुम्फित वृक्ष प्रियांगनाओं द्वारा आलिंगित प्रतीत होते हैं। मधुक की शाखाओं से प्रसारित मिष्ट गंध वातावरण को मधुरिम बना रही है। दक्षिण पवन के झोंके मलयज संदेश सुनाकर चित्त को चंचल बना रहे हैं। बगन बेली गुल मोहर और अमलतास के संपूर्ण अंग पुष्प स्तबकों से परिपूर्ण हैं। पलाश की शाखाएं पुष्पों के अंगार से दहक उठी हैं। थोड़ी ही दूर पर प्रवाहित गंभीरी और कुंडा की लहरों का स्पर्श करा रही शीतल
वायु वातावरण के ताप को प्रशमित कर रही है। होली सन्निकट होने के कारण सारे घर लिपे पुते हैं, जिनसे उठती सौंधी गंध आत्मा को विभोर कर रही है। गंगा सिंह व खद्दीपुर के बलवंत सिंह व्यवस्था देखने हेतु समय से पूर्व ही स्थल पर पहुंच चुके हैं। तभी विश्वेश्वर सिंह भी आ गए। उन्होंने गंगा सिंह से व्यवस्था का जायजा लिया। कान्हू जी व अनंत राम शर्मा फूल मालाएं तैयार कराकर स्वागत की तैयारी में है। नाश्ते में दही मिले गन्ने के रस की व्यवस्था गजराज सिंह के जिम्मे है। मैकू कहार को आलू भूनने पर लगाया गया है। मैकू ने सूखे पत्ते व बिनौआ कंडे जलाकर आग तैयार की। 5 छटवा आलू भुनने हेतु डाल दिए। हरे धनिया व मिर्च नमक तैयार किया गया है। मीटिंग में भीड़ जुटने लगी है। आगे औरतें और पीछे आदमी बैठ रहे हैं। इस्माइलपुर में जीप आती दिखाई पड़ी। स्वागत हेतु सभी सन्नद्ध हो गए। जैसे ही जीप आई, इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय तथा महात्मा गांधी की जय से गगनभेदी नारों से वातावरण गूंज उठा। छेदालाल गुप्ता व स्वामी स्वरूपानंद जीप से उतरे। उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया। दही मिला गन्ने का रस पिलाकर मीटिंग की कार्यवाही प्रारंभ हुई। स्वरूपानंद जी ने इच्छा व्यक्त की कि कोई वंदे मातरम गीत सुना सके तो सुनाए, किंतु ऐसा कोई नहीं मिला। तो अमीरन उठकर खड़ी हो गई और बोली, इससे मिलता जुलता एक गीत सुना सकती हूँ। अनुमति मिलने पर अमीरन ने पूरे तरन्नुम के साथ पांडे उस्ताद द्वारा पूर्व में लिखाया राष्ट्रभक्ति का गीत गाकर सुनाया। अमीरन द्वारा राष्ट्र प्रेम का गीत सुनकर सबने जोर की ताली बजाई। इस गीत से छेदालाल गुप्ता व स्वामी स्वरूपानंद तो इतने अभिभूत हुए कि प्रखंड अध्यक्ष से पूछा, इस बेटी को कांग्रेस पार्टी का बिल्ला क्यों नहीं दिया। सुनते ही कान्हू जी ने अमीरन को एक बिल्ला दिया। अमीरन ने गर्व के साथ उसे अपनी साड़ी पर टाँक लिया। कान्हू ने बताया कि अमीरन को विधिवत सदस्य पहले ही बनाया जा चुका है। इसके बाद मदन पाल सिंह ने उच्च स्वर में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा गान सुनाया। उन्हें भी खूब तालियां मिली। तत्पश्चात कान्हू जी ने आगंतुकों का परिचय कराया और उनके आने का उद्देश्य स्पष्ट किया। कान्हू जी ने अपने भाषण में कहा कि भाइयों और बहनों, सन 1942 में गांधी जी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये नारा हमें आज भी लगाना है। हम कहेंगे अंग्रेजों, आप कहेंगे भारत छोड़ो। इसके साथ 3 बार अति उच्च स्वर में कान्हू जी ने ये नारा लगाया। आगे उन्होंने कहा कि ये नारा भारत में तब तक लगता रहेगा जब तक अंग्रेज भारत छोड़ नहीं जाते, उनकी सत्ता का अंत नहीं हो जाता। ना हम किसी को गुलाम बनाना चाहते हैं, ना किसी के गुलाम रहना चाहते हैं। यदि हम 40 कोटि भारतवासी संगठित हो जाएं, तो अंग्रेज यहाँ एक दिन भी नहीं रह सकते। इसीलिए हमें एकता की ताकत को पहचानना है। हिंदू समाज जाति पाति में बटा हुआ है, इसलिए हिंदुओं में एकता का अभाव है और ये शक्ति से वंचित हैं। हमारा कर्तव्य है कि जाति पाति के संकीर्ण घेरों को तोड़कर विशाल और बृहत्तर हिंदुत्व का सपना साकार करें। जिस दिन हम लोग ऐसा कर लेंगे, दुनिया की हर ताकत हमारे कदम चूमेगी। कान्हू जी का उद्बोधन सुनकर भीड़ ने तालियां बजाईं। आगे फिर स्वामी स्वरूपानंद जी खड़े हुए और बोले, भाइयों और बहनों, मुझे केवल 2 बातें करनी हैं। एक तो ये है कि अंग्रेज़ों की फूट डालो राज्य करो के चलते मुसलमान मुस्लिम लीग में शामिल होकर जिन्ना के भड़कावे में आ रहे हैं और पृथक देश पाकिस्तान की मांग पर अड़े हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी मांग का पूरी ताकत से विरोध करें, जिससे किसी भी दशा में देश खंडित न हो। मुसलमानों ने हमारी मूर्तियां खंडित की, देवालय खंडित किए, बलात् धर्मांतरण करके हिंदुत्व को खंडित किया और अब वे देश और इस धरती को खंडित करना चाहते हैं। इस हेतु ये हिंदुओं पर घोर अत्याचार कर रहे हैं। मार काट लूटपाट का क्रम निरंतर जारी है। समय रहते हिंदू यदि संगठित न हुए तो अपनी मनमानी करने में वे सब सफल हो जाएंगे और हम हिंदू हाथ मलते रह जाएंगे। जिस डाल पर बैठो उसी को काटो, ये मूर्खता है कि नहीं? किंतु ये मुसलमान जिस डाली पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। पाकिस्तान की मांग करना उनका ऐसा ही मूर्खतापूर्ण कृत्य है। जो मुसलमान इस धरती से प्यार करते हैं उनसे भी निवेदन है कि वे भारत द्रोही मुस्लिमों की मांगों का विरोध करें। दूसरी बात यह है कि अंग्रेज़ों ने जैसे मुसलमानों को भड़काकर पाकिस्तान की मांग उठाई है, वैसे ही उन्होंने हमारे दलित भाइयों को भड़काकर हिंदुओं में भी दरार डाल दी है। ये अत्यंत चिंता का विषय है। ये छुआछूत को आधार मानकर विषाक्त वातावरण तैयार कर रहे हैं। वास्तव में छुआछूत का अर्थ गलत लिया जा रहा है।
छुआछूत का आधार स्वास्थ्य और स्वच्छता से है, ना कि घृणा से। कुछ दलित बंधु अस्वच्छ कर्म करते हैं अथवा रोगाणु व विषाणु उनके शरीर द्वारा संक्रमित हो सकते हैं, इसीलिए अन्य लोग उन्हें छूने से परहेज करते हैं। वहाँ घृणा जैसा कोई भाव नहीं है। नहा धोकर जब कोई माँ चौके में बैठकर भोजन बनाती है तो अपने अस्नात अस्वच्छ बच्चों को छूने से परहेज करती है, तो क्या वह अपने बच्चों से घृणा करती है? यहाँ भी संक्रमण का ही आधार है। इसी तरह दलित बंधु हमारे ही भाई बहन हैं, हमारे ही कलेजे के टुकड़े हैं। ये अपने मन से निकाल दें कि सवर्ण उनसे घृणा करते हैं। कोई व्यक्ति किसी को छुए न छुए, उसका खाए या न खाए, ये उसका व्यक्तिगत मामला है। जातियों की रचना कर्म के आधार पर ही हुई है। ये कर्म किसी पर बलात् नहीं लादे गए। आज भी कोई अपना कर्म छोड़ देने के लिए स्वतंत्र है। ऐसी दशा में दलितों के मन में सवर्णों के प्रति आक्रोश नहीं होना चाहिए। दलित यदि अम्बेडकर को पूज्य मानते हैं तो ठीक ही है। अम्बेडकर ने दलितों के स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया। वे भी इसी भारत माता के सुयोग्य सपूत हैं। वे योग्य, कर्मठ, दृढ़ व्रती और राष्ट्रनिष्ठ हैं। अतः हम सब हिंदुओं के लिए आदरणीय हैं। हमें दलितों पर गर्व है। जिन सवर्णों पर हिंदुत्व और राष्ट्र की सुरक्षा का भार रहा है, उनमें से हजारों लाखों ने भय तथा लालच के कारण इस्लाम धर्म अपना लिया, किंतु हमारे दलित भाई न लालच में फंसे न भयभीत हुए। इस दृष्टि से दलित बंधु सवर्णों से श्रेष्ठ हैं। वे हिंदुत्व की नींव हैं। हिंदुत्व उनका चिर ऋणी है। धर्माचार्यों से निवेदन है कि मंदिरों के द्वार इन बंधुओं के लिए सदैव खुले रहें। इन्हें भी पूजा करने व धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का पूर्ण अधिकार है। इसके पश्चात सभापति छेदालाल गुप्ता ने अपना भाषण इस रूप में प्रारंभ किया। प्यारे भाई बहनों एवं नौजवानों, अंधियारी काली रात का अंत निकट है। उषा की स्वर्णिम किरणें क्षितिज से फूटने वाली हैं। स्वतंत्रता का आलोक फैलाने की घड़ी बस आने ही वाली है। स्वतंत्रता का आलोक फैलने की घड़ी बस आने ही वाली है। आप सब लोग धैर्य बनाए रखें। आज हम यही संदेश आपको देना चाहते हैं। हम यहाँ चेतना जगाने और एकता का मंत्र फूंकने आए हैं। इस एकता के सहारे ही हम अंग्रेजों से संघर्ष जारी कर रख सकेंगे। एकता में ही शक्ति निहित है, इसलिए कांग्रेस के अधिक से अधिक सदस्य यहाँ बने, ऐसी मेरी इच्छा है। सभा में औरतों की अच्छी खासी संख्या देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता है। लगता है कि इस क्षेत्र की महिलाओं में देशभक्त का जज्बा पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। सुनकर भीड़ ने और खासकर महिलाओं ने खूब तालियां पीटी। तालियां रुकी तो आगे उन्होंने कहा कि यहाँ की महिलाओं में मैंने अमीरन को विशेष रूप से सक्रिय पाया। इनका व्यक्तित्व भी कितना आकर्षक है, वाणी में कितनी मिठास है और व्यवहार कितना मनोरम है। कन्हैया सिंह की यदि सहमति हो तो अमीरन को प्रखंड की महिला कांग्रेस इकाई का अध्यक्ष बना दिया जाए। कान्हू जी के मुंह की बात जैसे छेदालाल ने छीन ली। कान्हू जी तो अमीरन को समाज की मुख्य धारा से लाना ही चाहते थे। अतः तुरंत बोले, गुप्ता जी, प्रस्ताव का मैं तहे दिल से अनुमोदन करता हूँ। गुप्ता जी ने कान्हू जी के अनुमोदन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, मैं समझता हूँ कि सभा में बैठे सभी व्यक्ति इस प्रस्ताव से सहमत होंगे। फिर भी किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। मुझे आपत्ति है। कहते हुए एक ठाकुर साहब जो कि खैरपुर के ही निवासी थे तनकर खड़े हो गए। उनके समर्थन में एक टिकार के भी ठाकुर खड़े हो गए। कौन हैं ये लोग, क्या आपत्ति है इनकी? छेदालाल भौचक होकर कान्हू जी से पूछने लगे। तो ये था अमीरन उपन्यास का 12वां भाग। आप लोगों को कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताइएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सादर नमस्कार।